नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे पूरी तैयारी या जीत को जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही। मीडिया खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर से अपना उम्मीदवार तय कर लिया है। पार्टी ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर टिकट देना फाइनल कर लिया है। अयोध्या से सांसद का चुनाव जीतने से पहले अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से सपा के विधायक थे। जानकारी के मुताबिक सभी दावेदारों को एक मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया और सभी लोगों को एक साथ रहकर चुनाव लड़ने की हिदायत दी गई है। बताया गया है कि आनंद सेन यादव भी खुलकर प्रचार में शामिल होंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले। भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों ही चुनाव में ताल ठोक रही है। इसी बीच मायावती की पार्टी बसपा की भी एंट्री हो चुकी है। ऐसे में सबकी नजर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर थी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही प्रभारी और प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। बता दें कि इस सीट से बसपा ने रामगोपाल कोरी को अपना विधानसभा उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद विधानसभा के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी भाजपा को विपक्षी गठबंधन इंडिया से ठीक ठाक चुनौती मिल सकती है। दिल्ली वालों को कुछ करने का मौका मिलेगा। दांव प्रतिष्ठा पे लगी मुख्यमंत्री किस पे? हैं? दांव प्रतिष्ठा पे लगी कि मुख्यमंत्री की? अरे भैया, तो कहते नहीं है इस चुनाव को उन्होंने चुनाव को बना दिया है योगी बनाम अवधेश प्रसाद। तो अवधेश प्रसाद के साथ जनता है। अवधेश प्रसाद अकेले नहीं है, वहाँ की सभी जात बिरादरी के लोग हैं, हर समुदाय के लोग हैं और इन्हीं लोगों ने हमें 35-35 हजार वोट से जिताया था 12 में। इस चुनाव में भी जो 4 जून को जीते इसमें भी जिताया है और जितना हमेशा जिताया है। तो इनका मन वही है और पूरी तरह से तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी और वो जानते हैं अवधेश प्रसाद के रहते, समाजवादी पार्टी के रहते विकास हुआ है। बाबा का जादू चलेगा नहीं, इसका मतलब है? जादू चलेगा नहीं? नहीं, कुछ नहीं। जादू कौन है? सब घोषणा है। प्रत्याशी को भी जानकारी है और जो वोट देंगे उनको भी जानकारी है कि किसको इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, मिल्कीपुर विधानसभा सीट की अजीत प्रसाद का टिकट फाइनल किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इसी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनाव को लेकर के लगातार जो है दावेदारी ठोकी जा रही है। उसी कड़ी की अगर हम बात करते हैं तो मिल्कीपुर एक विधानसभा थी जहां पर अवधेश प्रसाद जो है जीत करके इस बार लोकसभा में पहुंचे हुए हैं। तो ये सीट जो है वो खाली होती है। इस सीट की दावेदारी बहुत से लोग कर रहे थे, लेकिन ऐसे में अभी सूत्र बताते हैं कि फाइनली अभी तक औपचारिक रूप से नहीं चीजें क्लियर हो पाई हैं। लेकिन अजीत प्रसाद हैं जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं और अवधेश प्रसाद की अगर बात करते हैं तो 9 बार के विधायक रह चुके हैं और ये उनके बेटे हैं। उनका टिकट लगभग फाइनल बताया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरीके आज जो मिल्कीपुर की चुनावी समीकरण जो कहता है कि जिस तरीके से जहां इंडिया गठबंधन में लेकर के अगर कांग्रेस को साथ लेकर के चलती है समाजवादी पार्टी और इसके साथ ही साथ में बसपा अपना अलग कैंडिडेट उतार रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जहां एक तरफ देखा जा रहा था इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी सामने थी। और इससे पहले उपचुनावों की अगर हम बात करते हैं तो बसपा ने अब तक कैंडिडेट नहीं उतारे थे, लेकिन इस बार पहली बार होगा कि जब बसपा सुप्रीमो मायावती जो है अपना कैंडिडेट उतारती हुई नजर आएंगी और इन उपचुनाव को लेकर के तो साफ तौर पे जो त्रिकोणी जो मुकाबला होगा वो काफी दिलचस्प होगा उपचुनाव को देखते हुए। लेकिन साफ है कि लगातार समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेटों का ऐलान जो है वो करती हुई अब नजर आ रही है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि सपा ने उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बसपा भी मैदान में है। और अब बात करेंगे लखपति दीदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन 11 लाख नई लखपति दीदी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जिन्होंने उनके तीसरे कार्यकाल के दौरान इस मुकाम को हासिल किया है। पीएम मोदी ने 2500 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड भी जारी किया है। इससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ होगा।
पीएम मोदी ने 5,000 करोड़ का बैंक ऋण भी वितरित किया। इसमें 2.35 लाख एसएचजी के 25.8 लाख सदस्य लाभान्वित होंगे। समारोह के दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया है। कोलकाता की महिला डॉक्टर से दुष्कर्म हत्याकांड को लेकर पूरे देश में मचे बवाल के बीच पीएम मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार मुद्दे पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि माताओं, बहनों और बेटियों को सशक्त करने के साथ ही उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। और आज देश का कोई भी राज्य हो, मैं अपनी बहन बेटियों के दर्द और गुस्से को समझता हूँ। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध एक अक्षम्य पाप है, जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। किसी भी रूप से उनकी मदद करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, सरकार हो या पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही हुई है, सबकी जवाबदेही होनी चाहिए, सबका हिसाब किया जाना चाहिए। ऊपर से नीचे तक संदेश बहुत स्पष्ट जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन महिलाओं के जीवन की रक्षा और उनके सम्मान की रक्षा समाज के तौर पर और सरकार के तौर पर हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मोदी जी कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। कि मोदी जी का सपना था कि मेरे स्वयं सहायता समूह के महिला लखपति होने चाहिए, तो सब लखपति ये हमारे समूह में है। कि हम लोग लखपति दीदी बन गई है, तो इसलिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। मैं लखपति दीदी बन के मोदी साहब को धन्यवाद करूँ। और जैसे कि हमारे मोदी जी का सपना है विकसित भारत 2047 तक बनाने का, तो हमारा भी सपना है कि हमारी कंपनी में 5,000 फार्मर्स जुड़े और सभी लखपति बने। हमने अपनी जैसी कई महिलाओं को भी लखपति दीदी बनाया है। आज हम पैसे कमा सकते हैं, हम खुद आत्मनिर्भर। साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। और अब बात करेंगे भ्रष्टाचार पर वार लेखपाल गिरफ्तार। खबर अम्बेडकर नगर से, जहां भ्रष्टाचार का पर्याय बना रिश्वतखोर लेखपाल अंततः एंटी करप्शन टीम के हाथ चढ़ गया। 10,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। क्षेत्र में रिश्वतखोरी रूपी आतंक का पर्याय बना भीटी तहसील क्षेत्र के सेमरी, खंडरा, मोहरवा, नरसिंहदासपुर क्षेत्र में लगातार 5 वर्षों से अंगद की तरह पाव जमाए बैठा और बेखौफ होकर उच्च अधिकारियों के नाक के नीचे रिश्वत को और घूसखोरी का खुला खेल खेलने वाले लेखपाल जितेंद्र वर्मा को ये नहीं पता था कि कभी ना कभी उसके भ्रष्टाचार का अंत होगा। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता संदीप कुमार यादव निवासी सैदपुर ने एक प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी भीटी को खंडहरा तथा महुरुआ तहसील भीटी में गाटा संख्या 263, 264, 265 रकबा कराने का आवेदन किया था। उप जिलाधिकारी के द्वारा पैमाइश का आदेश दिया गया। आदेश वाले प्रार्थना पत्र को पढ़कर लेखपाल ने कहा कि नाप जोख करना लंबा काम है, इसके लिए आपको 11,000 रुपए देने होंगे, बना दिए निशानदेही भी संभव नहीं है। लेखपाल द्वारा कहा गया कि पैमाइश के 1 घंटे पहले देना होगा। शिकायतकर्ता ने अपने मन में ठान लिया कि घूस देना और घूस देना दोनों अपराध हैं, इसलिए उसने सीधे एंटी करप्शन टीम अयोध्या से संपर्क कर घूस लेते लेखपाल जितेंद्र कुमार वर्मा को महुरुआ बाजार में पकड़वा दिया। इससे पहले भी इस रिश्वत को लेखपाल पर कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है घटना को लेकर? बताना चाहेंगे कि कल दोपहर जो कारनामा बीडी तहसील क्षेत्र के खड़ारा गांव में तैनात लेखपाल का सामने आया है, यह राजस्व विभाग के कर्मचारियों के लिए ठीक नहीं है। इस बात की क्षेत्र में काफी निंदा भी हुई है। लोग जिस प्रकार से अपनी समस्या को लेकर न्याय के लिए जाते हैं तहसील प्रशासन के पास, अगर ऐसा ही रहा तो तहसील प्रशासन व न्याय अमन, आपको यहाँ पर रोकना चाहते हैं। एसडीएम पवन जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। और जिस तरीके से लेखपाल का ये कारनामा सामने आया है कि 11,000 रुपए लिए बिना हम काम नहीं करेंगे, हालांकि उसके बाद जो पीड़ित था उसने कंप्लेन करी, फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? इस मामले में मैडम बताना था कि एंटी करप्शन की टीम ने कल हमारे एक लेखपाल जितेंद्र वर्मा को पकड़ा है और संदीप यादव नाम का वो व्यक्ति था, उससे उन्होंने पैसे 10,000 रुपए वैसे लिए थे, तो उसके संबंध में एंटी करप्शन का उसको ट्रैक किया गया है। अब मेरे हिसाब से उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अब बिल्कुल ऐसे जो भ्रष्ट लेखपाल है उन पर आगे किस तरीके से लगाम लगाने के लिए क्या कुछ कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? बिल्कुल मैडम, अभी जो लेखपाल अभी अरेस्ट हुआ है इसके खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई मैं करूंगा और सबको संदेश दूंगा इस तरह की कोई कार्रवाई इस तरह का कार्य न करे वो। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमन, यहाँ पर पवन जायसवाल एसएम से भी हम लोगों ने बात की। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरीके के जो लेखपाल हैं, जो भ्रष्ट हैं या जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि बताना चाहेंगे कि उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर जो है कर्मचारियों को निम्न स्तर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जाता है कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न फैलाए, लेकिन तब भी जो है कर्मचारी अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। और इस जो घटना हुई है इससे लेकर काफी जो है समाज में और जिले में कहा जा सकता है कि काफी निंदा हुई। आपको बता दें कि लेखपाल जितेंद्र वर्मा काफी दिनों से एक ही तहसील में भीटी में जमा हुआ था और जाहिर सी बात है कि अगर कोई लेखपाल या अन्य कर्मचारी एक जगह कई सालों से ठहर जाएगा तो वह कहीं न कहीं उसमें निरता आ जाएगी। घूस लेने का कारनामा यह सामने आया, यह पूरी घटना कई सालों की एक जगह टिके रहने से संबंध रखता है। देखिए पूरी घटना बताते हैं संक्षेप में आपको। लेखपाल जितेंद्र वर्मा खड़ारा गांव के लेखपाल थे। आरोपी लेखपाल ऐसे कई लोगों को परेशान कर रखा था जिनके पास उन्हें घूस देने के लिए पैसा नहीं था। आज यह बात सामने तब आई जब संदीप यादव सैदपुर गांव के निवासी सुल्तानपुर जनपद के रहने वाले थे। इन्होंने खड़ारा गांव में सड़क किनारे एक जमीन बैनामा कर रखी है जिसे इनके बगल के खातेदार ने कब्जा करने में मुश्किलात पैदा की। तो इस बात को लेकर यह तहसील प्रशासन यानी एसडीएम के पास यह जो है पैमाइश के लिए गए। एसडीएम से इन्होंने किसी तरीके से जो है पैमाइश का आदेश तो करवा लिया, लेकिन लेखपाल बिना घूस लिए इस जमीन की पैमाइश को लेकर हिला हवाली कर रहा था, लगातार हिला हवाली कर रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि लेखपाल ने इनसे घूस देने की बात कही, 11,000 रुपए। 1,000 रुपए तो लेखपाल जो है इनके घर जाकर ले लिया था, लेकिन 10,000 रुपए तो पैमाइश के 2 घंटे पहले ही देने के लिए कहा था, जिस पर कल थाना दिवस था। तो पैमाइश के लिए जो है एसडीएम ने फिर से जो है थाना अध्यक्ष व जो है लेखपाल की मौजूदगी में पैमाइश के लिए आदेश किया। तो आरोपी लेखपाल जो है इनसे पैसे की मांग की। संदीप इस पर जो है परेशान होकर संदीप यादव ने एंटी करप्शन अयोध्या से संपर्क किया। ये जाल पहले से ही बिछा रखे थे। जैसे ही 10,000 रुपए का घूस जो है लेखपाल ने लिया, तुरंत रंगे हाथों जो है एंटी करप्शन की टीम इन्हें खड़ारा सड़क किनारे से जो है गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद इन्हें महारुआ थाना में ले जाकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि 10,000 की रकम रिश्वत लेते लेखपाल को गिरफ्तार किया गया है और आगे भी इसी तरीके की कार्रवाइयां होंगी। और बात करेंगे मासूम से हैवानियत। कोलकाता रेप केस के बाद देश भर से रेप के मामले उजागर हो रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई रेप का मामला सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में एक शर्मनाक मामला सामने आया। यहाँ पर शहरी इलाके में एक 9 साल की बच्ची के साथ उसके पड़ोसी ने कथित तौर पर बलात्कार किया। पुलिस ने जानकारी दी कि बच्ची घर में अकेली थी, तभी 25 साल के पड़ोसी घर में घुस गया और उसका बलात्कार किया। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग गया। बच्ची अपनी विधवा मां के साथ वहां रहती थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीवी नाथ सिंह ने बताया कि बच्ची को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने खास टीम गठित की और आरोपी की तलाश शुरू की गई। आरोपी को जब पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची तो उसने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है और गिर गया। इसके बाद आरोपी को जब अस्पताल पहुंचाया गया। मिल में नहीं आती है, तुम कहाँ रहते हो? सही बात बताओ, सही बात बताओ। कैसे सही बताएं?
चौकी क्षेत्र की निवासिनी एक अवयस्क बच्ची के साथ उसके ही पड़ोसी व्यक्ति ने उसके साथ घर में दुष्कर्म किया जब वो उस बच्ची की मां घर पे नहीं थी। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आरोपी विजय की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें स्वाट, सर्विलांस एवं थाने की अन्य टीमें भी हैं। आरोपी की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। जो विक्टिम है उसकी समुचित एवं सघन चिकित्सा हेतु सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए गए हैं। पैर में हुए जघन्य कांड 9 वर्ष की बच्ची के साथ एक व्यक्ति द्वारा रेप के मामले में बाराबंकी पुलिस ने बहुत ही तत्परता बरती है और देर रात इसको पकड़ लिया गया है। एनकाउंटर में व्यक्ति घायल हो गया है, जिसको जिला अस्पताल लाया गया है। हमारे बच्चे आप देख सकते हैं, हम लोग बाराबंकी के जिला अस्पताल में इस समय मौजूद हैं, जहाँ वो व्यक्ति लाया गया है जिसके पैर में गोली लगी हुई है। कहीं ना कहीं बाराबंकी पुलिस का यह गुडवर्क दिखाई दे रहा है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति पर काम किया जा रहा है। महिला अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सख्त है, जिस पर बाराबंकी पुलिस पूरी तरह से खरी उतरती दिखाई पड़ रही है। एक व्यक्ति जिसने 9 वर्ष की बच्ची के साथ इतना बड़ा कांड किया था, वो इस समय बाराबंकी पुलिस की हिरासत में। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए राहुल त्रिपाठी। और अब बात करेंगे दाव पर दाव उपचुनाव। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। पहली खबर आई थी कि 5 सीटों पर सपा और 5 पर कांग्रेस दावा कर रही है। अब कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने ऐसा बयान दिया जिससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर विवाद की स्थिति नहीं पैदा करना चाहती। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस और सपा दोनों अपना गठबंधन आगे भी कायम रखना चाहते हैं। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के चुनाव के बाद इस बारे में कोई संकेत दिए हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने अपना रुख नरम करते हुए रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। और इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को जारी किए गए बयान में सपा कांग्रेस से भविष्य में गठबंधन करने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने दोनों दलों के आरक्षण विरोधी करार दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताते हुए इन दलों के साथ भविष्य में कभी भी किसी तरीके के गठबंधन से इनकार किया है। भाजपा ने उपचुनाव में सभी 10 सीटें जीतने का संकल्प लिया है, लेकिन जानकारों को कहना है कि पार्टी के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर यूपी में होने जा रहे उपचुनाव की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती नजर आ रही है। और अब बात करेंगे यूपीएस को मंजूरी। हाल ही में चुनाव में विपक्ष की तरफ से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को मुद्दा बनाने की केंद्र सरकार ने काट खोज निकाली है। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला लिया है, जो कि मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा। इस स्कीम के 5 पिलर्स। सबसे इंपॉर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके। और सीधे आपको रजूते हैं मथुरा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए मथुरा पहुंचे हुए हैं। जन्माष्टमी के मौके पर यहां पर मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये सी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मथुरा से। मथुरा से ये सीधी तस्वीरें। जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा वासियों को
उपहार देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मथुरा से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करोड़ों की सौगात मथुरा वासियों को देंगे। और ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सांसद हेमा मालिनी भी पहुंच चुके हैं। और कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की जा रही है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हैं। आज हम सब भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। मैं सभी मंचासीन माननीय मंत्रीगणों तथा माननीय जनप्रतिनिधिगणों से अनुरोध करूंगी कि 5251 पुष्पों की इस सुंदर और भव्य माला के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। ये 5251 पुष्प संकेत है कान्हा के जन्मोत्सव। ये सुंदर और भव्य पुष्पों की माला माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत अभिनंदन हेतु आप सभी की जोरदार तालियां मंच तक इस अवसर पर पहुंचे। अपने प्रणाम आप तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ब्रज के समस्त संत समाज की ओर से मैं अनुरोध करूंगी परम पूज्य श्री स्वामी फूल गोविंद दास महाराज जी व परम पूज्य श्री स्वामी सुधीश्वर दास जी से कृपया मंच पर पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। ये बहुत ही सुंदर पावन अवसर है और ब्रज के हमारे संपूर्ण समस्त संत समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। आप सभी तालियां मंच तक परिणाम स्वरूप प्रेषित करें और एक साथ जय घोष करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय। स्वागत अभिनंदन वंदन माननीय। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य संतगण। और स्वागत की ही श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगी उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद श्री शैलजाकांत मिश्र जी से तथा आयुक्त आगरा मंडल श्रीमती ऋतु महेश्वरी जी से कि इस सुंदर पेंटिंग जो कि श्री गोविंद कन्हई चित्रकार जी द्वारा बनाई गई है माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें।
कृपया पधारें और अपनी ब्रज की भाषा में स्वागत संबोधित प्रेषित करें। राधे 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 राधे। यार थोड़ी देर मोबाइल छोड़ दो और 2 हाथ तक ऊपर उठा लो और जोड़ते जाएगा उस करो, बोले राधे राधे। अब लगे हो ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी मथुरा में आए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।